क्लास 10 हम आज आपकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी हम चैप्टर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब यूजुअली ये होता है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो भी आउटकम निकल कर आता है, जो भी जनरेशन आती है वो एक ही डिज़ाइन की होती है, उनके अंदर सेम चीज़ें होती हैं जो उनकी पहली वाली जनरेशन में थी। तो अब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. यानी हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से जो नए लोग बनते हैं वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन उनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. हमने ये भी पढ़ लिया कि asexual reproduction के दौरान भी थोड़ा सा हल्का वेरिएशन आता है। And the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. और सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। If observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plants. यानी अगर हम पूरे गन्ने का खेत देखें तो सारे गन्नों में हमें बहुत कम डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन अगर हम एनिमल्स का झुंड देखें या ह्यूमन बींग्स का झुंड देखें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग जैसे हमें दिखाई देते हैं। In this chapter we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. इस चैप्टर में इस मैकेनिज्म से हम वेरिएशन जो हुआ है वो बने हैं और इनहेरिट हुए हैं। Long-term consequences of accumulation of variations are also an interesting point to be considered. We shall be studying this under evolution. और लंबे समय तक अगर यही वेरिएशन होते रहते हैं तो क्या होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हम यही पढ़ेंगे और इवोल्यूशन के अंडर में आगे चलकर देखेंगे। अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब यानी वेरिएशन का जमा हो जाना, अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा हो जाना। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। यानी इनहेरिटेंस जब होता है हमारी पहले वाली जनरेशन से तो उससे कॉमन बॉडी डिज़ाइन भी आ जाता है, बेसिक जो होता है, और सटल चेंजेस यानी थोड़े बहुत चेंजेस भी आ जाते हैं अगली जनरेशन के लिए। नाउ थिंक अबाउट दैट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। यानी अब क्या होगा जब ये नई जनरेशन अपने टर्न पर आकर रिप्रोड्यूस करेगी तो सेकेंड जनरेशन के पास कुछ डिफरेंसेस होंगे जो उसको फर्स्ट जनरेशन से मिले हैं और कुछ होंगे जो उसको नई जनरेशन से मिले हैं। ठीक है, तो 9.1 जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें डाइवर्सिटी दिखाई गई है ये बता रहा है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, तो ये 2 बैक्टीरिया बनेंगे और फिर ये 4 बनेंगे और इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी जगह पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी आती इसमें और हमको फिर आगे चलकर अभी पता चलेगा इनहेरिटेंस के रूल में। Do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? यानी क्या ये जितने भी वेरिएशन हो रहे हैं स्पीशीज़ में क्या ये सब इक्वल तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, यानी सब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वेरिएशन कैसा हुआ है, उसका नेचर कैसा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स जो भी हैं वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, यानी उनको अलग अलग तरीके के फ़ायदे मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। यानी जो बैक्टीरिया हीट को सर्वाइव कर सकते हैं, गर्मी में जीना सीख लेते हैं, वो गर्मी को ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। यानी वेरिएंट कैसा होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, ये हमारे इवोल्यूशन के लिए मेन चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60%, विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। यानी इनके कहने का मतलब है अगर ट्रेट ए जो है वो 10% है पॉपुलेशन में और एसेक्सुअली है, ठीक है, ट्रेट बी 60% है सेम पॉपुलेशन में, कौन सा पहले आया होगा? ऑब्वियसली बी आया होगा क्योंकि वो अमाउंट में ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल। ये हम पिछले चैप्टर से याद कर रहे हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस अनफेवरेबल हो सकते हैं, उनका सर्वाइवल जो है उनका जीना कठिन बन सकता है,
लेकिन अगर उसमें वेरिएशन है तो चेंजेस जो हैं वो फेवरेबल हो सकते हैं उसी वेरिएशन से, एंड द स्पीशीज़ विद दोज वेरिएशन में सर्वाइव, तो वो स्पीशीज़ उस वेरिएशन के साथ सर्वाइव कर सकती है। इस वे में जो क्रिएशन है वो स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी बन जाता है, उसको प्रमोट करता है। अब हम पढ़ते हैं हेरिडिटी क्या है। The most obvious outcome of reproductive process still remains the generation of individuals of similar designs, यानी जैसा मैंने बताया रिप्रोडक्शन के बाद हमें जो इंडिविजुअल मिलते हैं वो सिमिलर डिज़ाइन के होते हैं। The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited, यानी रूल क्या है हेरिडिटी के कि जिससे ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करी जाए। तो हम क्लोजर देखें अगर इन रूल्स को, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं, What exactly do we mean by similarity and differences, यानी क्या मतलब है हमारा जब हम कहते हैं ऐसा। तो इससे हमारा मतलब है we know that a child bears all the basic features of human being, यानी अगर बेबी पैदा होगा तो उसके अंदर जितने बेसिक फीचर्स हैं, 2 आँख 2 कान, ये सब तो रहेंगे, लेकिन however it does not look exactly like its parents, यानी वो एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, यानी बहुत वेरिएशन मिलता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, यानी ये जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, किसी किसी के जो ईयर लोब रहते हैं, जो कान के हमारा ये नीचे का हिस्सा है, मान लीजिए ये आपका कान है, और ये जो नीचे का हिस्सा है किसी किसी का ये फ्री रहता है, और किसी किसी का ये स्किन में ही फ्यूज्ड रहता है, इसको हम हिला नहीं सकते। अभी आप अपने कान देखिएगा, इसको आप हिला सकते हैं पकड़ के, लेकिन आप इसको मूव नहीं कर सकते। तो उतने बच्चों की आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपको अपने पेरेंट्स की या जितने भी बच्चे हैं उन सबको अपने पेरेंट्स के ईयरलोब देखना है, ये देखना है कि किन को अपने पेरेंट्स से ईयरलोब कैसा मिला है। तो ये एक रूल ऑफ इनहेरिटेंस बन जाता है। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स और हेरिडिटरी ट्रेट्स के ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया था। Rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. यानी क्या है कि प्रैक्टिकली माँ और बाप दोनों से इक्वल अमाउंट में कैरेक्टर्स जाते हैं। दिस मीन दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्रेट यानी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, वो पैटर्नल यानी फादर के साइड के डीएनए और मैटरनल यानी मदर के साइड के डीएनए से अफेक्टेड हो सकती है। दस, फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, यानी हर बच्चे के अंदर हर कैरेक्टरिस्टिक के 2 हिस्से होंगे। और फिर क्या दिखेगा, वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनके ऊपर काम किया था, और अब हम उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने बहुत सेंचुरी पहले किए थे उनके ऊपर एक बार नज़र डालेंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल नाम था इनका। मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री, यानी इनकी पढ़ाई लिखाई मोनेस्ट्री में हुई थी। वेंट टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। Failure in examination for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery, started growing peas. यानी वो 2 बार फेल भी हुए टीचर बनने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए, उन्होंने पीस उगाना शुरू कर यानी मटर। Many other had studied inheritance of trait in peas and other organism earlier. यानी पहले भी बहुत लोगों ने इसको करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेंडल ने अपनी जितनी भी नॉलेज थी साइंस मैथ्स की, उसने अपनी सारी नॉलेज को उसमें मिला दिया। And was first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at laws of inheritance that we have discussed in the main text. तो अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने करा क्या था। मेंडल used a number of contrasting visible characters of garden peas. यानी मेंडल ने contrasting characters देखे garden peas के। Round, wrinkle seed, tall short plant, white violet flowers, so on. ठीक है, यानी कि contrasting यानी क्या होता है, जैसे कोई contrasting कलर पहनता है, ब्लैक एंड वाइट पहनेगा, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि राउंड और रिंकल्ड सीड, यानी एक सीड आपने लिया, एक बीज आपने लिया जो पूरा अच्छा गोल है, और एक आपने लिया जिसमें थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ रही हैं। जैसे हम मटर के दाने देखते हैं, कुछ मटर काफ़ी अच्छे दिखते हैं, सुंदर होते हैं, एकदम ऐसे गोल होते हैं, कुछ होते हैं जो ऐसे अजीब से होते हैं, तो उसे रिंकल्ड कहा गया। टॉल और शॉर्ट प्लांट यानी लंबा और छोटा पौधा। वाइट और वायलेट फ्लावर्स यानी ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ले लिए। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के पी प्लांट लिए, उसके बाद उनको मेटिंग करवा कर उनकी प्रोजेनी कैलकुलेट करी।
पहली जगह में क्या हुआ, कोई हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आए F1 में, यानी कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं आया, सारे प्लांट टॉल आए. इफ दिस meant ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू. यानी इससे हमें पता चलता है कि दोनों का मिक्सचर नहीं हो पाया, क्योंकि उसने कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों लिए थे, लंबा पौधा भी और छोटा पौधा भी, और दोनों की मीटिंग करवाई थी, लेकिन इसका रिजल्ट सिर्फ टॉल निकला. तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगला क्वेश्चन था कि टॉल प्लांट जो थे वो एग्जैक्टली सेम थे क्या? तो उससे ये भी पता चला कि जितने भी हैं वो सब सेल्फ पॉलिनेशन से हुए हैं, तो जितने भी हैं सारे के सारे टॉल हैं. लेकिन फिर उसने देखा F2 में, जब उसने सेकंड जनरेशन देखी तो सारे के सारे टॉल नहीं थे, कुछ छोटे थे, कुछ लंबे थे. तो इससे पता चला कि टॉलनेस एक्सप्रेस हुई है, लेकिन ट्रेट्स सब में आए हैं. दस 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी 2 कॉपीज बनती हैं. दीज टू इन बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट, यानी एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है परसेंटेज के हिसाब से, और करके बाद में देखा जा सकता है. तो यहाँ पर मेंडल ने कुछ इस तरीके से क्रॉस करा कि उसने टॉल प्लांट लिए जिसका उसने कैरेक्टर रखा TT यानी टॉल, और शॉर्ट प्लांट लिए जिसको शॉर्ट T से बताया. जब इनका क्रॉस करा जाएगा तो ये आउटकम निकल कर आएगा. ठीक है, तो ये जितने भी प्लांट आए थे ये सब टॉल ही आए थे. ये थी उसकी F1 जनरेशन, यानी जब उसने फर्स्ट टाइम क्रॉस करा था. अब हम इसकी सेकेंड जनरेशन देखें, जब वो सेकेंड टाइम क्रॉस करेगा तो वो इन दोनों का क्रॉस कर देगा आपस में. तो जब इन दोनों का क्रॉस करा गया है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, पहले में TT बनेगा जो कि टॉल होगा, सेकेंड में भी TT बनेगा, थर्ड में भी TT बन रहा है, और लास्ट वाले में शॉर्ट वाला भी बन रहा है. यानी जब इसने F2 जनरेशन करके देखी, सेकेंड जनरेशन करके देखी, तो उसमें टॉल प्लांट भी थे और शॉर्ट प्लांट भी थे. तो इससे पता चला कि 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक F2 जनरेशन में आ गए. तो इस एक्सप्लेनेशन में दोनों जो प्लांट थे ये टॉल हैं, और सिर्फ ये वाला जो प्लांट है ये शॉर्ट है. तो सिर्फ सिंगल कॉपी T की अगर वहाँ पर मौजूद है तो वो प्लांट को टॉल बना सकती है. ठीक है, यानी ये जितने भी प्लांट हैं ये सब टॉल रहेंगे, बावजूद कि इसके पास स्मॉल T भी है, लेकिन ये वाले अगर प्रेजेंट हैं तो वो टॉल ही रहेगा. इससे हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये जो फीचर है इसका, ये डोमिनेंट है, क्योंकि ये मौजूद है तो ये इसको शो ही नहीं करने दे रहा. अगर ये शो कर रहा होता तो ये शॉर्ट हो जाता प्लांट, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है, यानी ये डोमिनेंट है, ये उसको दबा देता है, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव हो जाता है. ठीक है, What happens when P plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other? यानी अगर हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ कर देंगे तो क्या होगा? What do the progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed look like? यानी अगर कोई टॉल प्लांट है और उसकी सीड राउंड है, और कोई छोटा है जिसकी सीड रिंकल्ड है, तो क्या होगा? They are all tall and have round seed. तो इसलिए टॉलनेस और राउंडनेस जो है वो बाकी दोनों को दबा देगी, इसलिए डोमिनेंट ट्रेट है. लेकिन F1 प्रोजेनी को जब हम वापस से सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ टॉल प्लांट राउंड के साथ आएंगे, कुछ शॉर्ट प्लांट रिंकल के साथ आएंगे, लेकिन कुछ नए कॉम्बिनेशन भी आएंगे जिसमें पौधा टॉल तो रहेगा लेकिन उसकी सीड रिंकल्ड रहेगी. कुछ रहेंगे जो पौधा शॉर्ट रहेगा लेकिन उसकी सीड राउंड रहेगी. तो ये नए कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिले थे. ये आपकी बुक में ये बना हुआ है, इसको आप खुद भी करके देख सकते हैं. इसमें राउंड सीड ली है ग्रीन कलर की, रिंकल्ड सीड ली है येलो कलर की, और फिर दोनों को सेल्फ पॉलिनेट यहाँ पर करा गया और आगे करके देखा. ये F1 जनरेशन है और ये बाकी की F2 जनरेशन आएगी. तो ये ट्रेट्स किस तरीके से एक्सप्रेस करे जाते हैं? हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी वर्क्स, यानी किस तरीके से ये काम करता है? सेल्यूलर DNA जो होता है ये इंफॉर्मेशन सोर्स होता है सारे प्रोटीन बनाने के लिए. एक सेक्शन DNA का अगर हम लेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन मिलती है एक प्रोटीन की, जिसको बोला जाता है जीन फॉर दैट प्रोटीन. हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कंट्रोल करते हैं? तो अब हम टॉलनेस का एग्जाम्पल लेते हैं. हमें पता है प्लांट्स के पास हार्मोन होता है जो ग्रोथ बढ़ाता है. प्लांट की हाइट भी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है, जितना प्लांट हार्मोन निकलेगा उतना वो बड़ा होगा.
अब अपन एक एंजाइम को लेते हैं जो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। अगर एंजाइम अच्छे से काम करेगी तो लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, बहुत सारा हार्मोन बनेगा, एंड द प्लांट विल बी टॉल, और प्लांट लंबा हो जाएगा। अगर उस जीन में, जो एंजाइम का जीन है, उसमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आ गया और वो एंजाइम धीरे काम करने लग गई तो अमाउंट ऑफ हार्मोन भी कम हो जाएगा, जिससे प्लांट छोटा रह जाएगा। और इसीलिए जीन्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर हम ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं सही है, तो दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल डीएनए हमारे अंदर। तो हमने ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर दोनों पेरेंट्स डिटरमाइन करते हैं तो दोनों सेम जीन दे रहे होंगे, यानी पी प्लांट के पास 2 सेट होंगे जीन के, जो उसको एक एक पेरेंट से मिला होगा। और इसी तरीके से मैकेनिज्म टू वर्क, जर्म सेल के पास सिर्फ एक जीन का सेट होना चाहिए, 2 अगर जीन के सेट हो जाएंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम नॉर्मल 2 कॉपीज दैट अदर सेल्स इन द बॉडी हैव, यानी दूसरे सेल्स के पास में अगर 2 कॉपीज हैं तो जर्म सेल एक सिंगल सेट कैसे बनाएगा। अगर प्रोजेनी प्लांट जो है उसके पास सिंगल होल सेट है हर पेरेंट का, तो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है जो 9.5 में, यानी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर और वाई को हम लिंक करना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं अलग अलग। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, यानी हर जीन का जो सेट रहता है वो सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए होता है, लेकिन सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसलिए सेल के पास 2 कॉपीज होंगी क्रोमोसोम की, 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, यानी दोनों की कॉपी आएगी। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दीज मे बी ऑफ आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, यानी कि ये अगर ये है तो एक मैटरनल एक पैटर्नल से आएगा, और ये 2 जर्म सेल कंबाइन हो जाएंगे तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऐसे मैकेनिज्म को जो एक्सप्लेन करता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, उसको हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ करते हैं। लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या सिमिलर रूल शो करेंगे, तो हमको ये चीज़ आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 हुआ है और अब इसके बाद हम अगला पार्ट 2 में देखेंगे।